रघु ने मुस्कुराते हुए आज की पहली प्लेट उस बुजुर्ग के हाथ में थमा दी। गांव वाले भी बड़े चाव से रघु के मोमो का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस आदमी ने पहला मोमो मुंह में डाला और उसे चबाने की कोशिश की, उसे अपने दांतों के नीचे बहुत तेज और चुभने वाले कंकड़ महसूस हुए। अरे ये क्या है रघु, 2-4 दिन तुम्हारा काम अच्छा क्या चल गया, तुमने तो लोगों की जान के साथ खेलना शुरू कर दिया। तुम खाने में कंकड़ और इतना नमक मिला रहे हो। ये है चंदनपुर गांव, जहां सब अपनी मस्ती में रहते थे। पर इस गांव के चौराहे पर एक ऐसी दुकान थी जिसका खौफ और स्वाद दोनों मशहूर थे। विक्रम के तीखे मोमो। यहाँ के मोमो का स्वाद जितना तीखा था, विक्रम का घमंड उससे भी ज्यादा था। 100 रुपए की एक प्लेट जो हर गरीब की पहुंच से बाहर थी। इसी गांव के एक कोने में रघु का घर था। रघु जो दिन भर खेतों में पसीना बहाता था, पर गरीबी उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। उसकी पत्नी सुमी कई दिनों से बिस्तर पर पड़ी थी और उसकी दवा के लिए भी रघु के पास पैसे नहीं थे। सुमी, ओ सुमी, देख मैं आ गया। आज तबीयत कैसी है तेरी? कुछ आराम मिला? अजी, आप आ गए? आज तो बहुत थक गए होंगे। मेरी तबीयत का क्या है, ये तो अब ऐसे ही चलती रहेगी। ऐसा मत बोल, बस कुछ दिनों की बात है। फसल कटते ही मैं शहर से अच्छे डॉक्टर को बुलाऊंगा। तू बस ये बता, आज कुछ खाने का मन है तेरा? सच कहूँ, आज मन बहुत बेचैन है। वो जो चौराहे पर विक्रम का ठेला है ना, सुना है वहाँ के मोमोज बहुत लाजवाब होते हैं। क्या एक बार चखने को मिल सकते हैं? मोमो? सुमी, वो तो बहुत महंगे मिलते हैं, पर तू चिंता मत कर। अगर तेरा मन है तो मैं अभी लेकर आता हूँ। रहने दीजिए, बहुत पैसे खर्च होंगे। हम गरीब लोग इतना महंगा शौक कहाँ पाल सकते हैं। नहीं सुमी, तूने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। तेरी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। तू बस इंतजार कर, मैं अभी गया और अभी आया। रघु जानता था कि उसके पास सिर्फ 50 रुपए हैं, जबकि एक प्लेट की कीमत 100 रुपए है। फिर भी एक उम्मीद के सहारे वो विक्रम के ठेले की ओर निकल पड़ा। विक्रम भाई, मेरी पत्नी बहुत बीमार है और कई दिनों से बिस्तर पर है। उसका मन आज तुम्हारे मोमो खाने का है। मेरे पास अभी सिर्फ 50 रुपए ही है। क्या तुम एक प्लेट दे सकते हो? 50 रुपए? और रघु, तू क्या मुझे पागल समझता है? ये शहर से मंगाए हुए कीमती मसालों का माल है, कोई सड़क का कचरा नहीं। अगर हर कोई तेरे जैसा भिखारी बनकर आएगा और अपनी मजबूरियां गिनाएगा, तो क्या मैं अपनी दुकान बंद करके बैठ जाऊं? 50 रुपए में तो यहाँ मोमो की खुशबू भी नसीब नहीं होगी, समझे? ये धंधा है, कोई धर्मशाला नहीं कि जो भी आए और खैरात मांग कर चला जाए। जा यहाँ से। जब पूरे 100 रुपए जेब में खनक रहे हो तभी यहाँ कदम रखना। भाई, वो कई दिनों से बीमार है और शायद उसकी ये आखिरी इच्छा हो। बस एक बार उसे चखना है। बाकी के 50 रुपए मैं कल पक्का तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा। कल? तेरा कल कभी नहीं आता। देख लो भाइयों, इसे शहर के ठाठ चाहिए, पर जेब में फूटी कौड़ी नहीं है। अगर आज आधा प्लेट दिया तो कल पूरे गांव के कंगाल यहाँ लाइन लगा लेंगे। भाई, कम से कम आधा प्लेट ही दे दो। बस 2 दाने ही सही, ताकि उसे थोड़ी तसल्ली मिल सके। आधा प्लेट? यहाँ कोई दान पुण्य नहीं चल रहा है। चल हट यहाँ से और अपनी ये मनहूस सूरत कहीं और ले जा। जब तक पूरे पैसे ना हो, मेरे ठेले की तरफ मुड़कर भी मत देखना। विक्रम की बेरुखी और कड़वे शब्दों ने रघु के आत्मसम्मान को झकझोर दिया था। बिना मोमो के, खाली हाथ और टूटे हुए दिल के साथ रघु अपनी बीमार पत्नी के पास घर की ओर निकल पड़ा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे क्या जवाब देगा। आज वो दुकान बहुत जल्दी बंद हो गई थी, पर तुम चिंता मत करो। कल सुबह मैं पक्का तुम्हारे लिए मोमो लेकर आऊंगा। बस आज की रात काट लो। अजी, अब रहने दीजिए। मुझे लगता है कि अब मेरा वक्त आ गया है। मुझे बहुत ठंड लग रही है। नहीं, ऐसा मत बोलो। बस ये रात गुजर जाने दो।
कल सब ठीक हो जाएगा। देखो मैं तुम्हारे पास ही बैठा हूँ। सुने, मेरे जाने के बाद खुद को अकेला मत समझना। बस एक वादा कीजिए कि आप जहाँ भी रहें ईमानदारी और सबके साथ अच्छा व्यवहार करना। मैं सब करूँगा, पर तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं किसके लिए इतनी मेहनत करूँगा? इस दुनिया में किसी गरीब को वैसा मत तड़पने देना जैसा आज हम तड़प रहे हैं। बस यही मेरा आखिरी सुकून है। उन आखिरी शब्दों के साथ ही रघु की पत्नी की सांसें थम गईं। वो दुनिया के सारे दुखों से आज़ाद होकर हमेशा के लिए सो गईं। रघु का संसार उजड़ चुका था और घर में सिर्फ मौत का सन्नाटा पसरा था। नहीं, आंखें खोलो, मुझे ऐसे अकेला छोड़कर मत जाओ। तुम चली गई तो मैं किसके लिए जीऊंगा? वापस आ जाओ, एक बार, बस एक बार अपनी आंखें खोलो, मुझे अकेला मत छोड़ो। चिता की उन लपटों ने रघु के आंसुओं को सुखा दिया था। अपनी पत्नी को दिया वो आखिरी वादा अब रघु की जिंदगी का मकसद बन चुका था। अब वो सिर्फ एक गरीब किसान नहीं रहने वाला था, बल्कि एक बड़ा बदलाव लाने वाला था। रघु के पास जितने भी थोड़े बहुत पैसे बचे थे, उसने उन सबको समेटकर मोमो का एक छोटा सा ठेला खोल लिया और फिर देखते ही देखते कमाल हो गया। रघु के मोमो का स्वाद गांव वालों को इतना पसंद आया कि उसके ठेले पर पैर रखने तक की जगह नहीं बची। रघु के मोमो का दाम सिर्फ और सिर्फ 50 रुपए था और स्वाद ऐसा कि बड़े बड़े पकवान भी उसके आगे फेल थे। जहां विक्रम 100 रुपए में घमंड बेचता था, वहीं रघु की ईमानदारी ने पूरे चंदनपुर का दिल जीत लिया था। अब विक्रम का राज खत्म हो रहा था और उसका धंधा पूरी तरह मिट्टी में मिल रहा था। अजी, क्या बात है? पिछले कई दिनों से देख रही हूँ आप बहुत परेशान रहते हैं। धंधा कैसा चल रहा है? आज भी कमाई कुछ कम हुई है क्या? कमाई? कैसी कमाई? उस 2 कौड़ी के किसान रघु ने मेरा पूरा धंधा चौपट कर दिया है। पूरे गांव के लोग अब मेरे पास आने के बजाय उसके ठेले पर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। मेरा सालों का नाम उस भिखारी ने एक पल में मिट्टी में मिला दिया। क्या वो गरीब रघु? लेकिन आप तो कह रहे थे कि आप मोमो के दाम और बढ़ा देंगे ताकि ज्यादा मुनाफा हो। अगर वो आधे दाम में बेच रहा है और आप दाम बढ़ाएंगे तो लोग आपके पास क्यों आएंगे? ऐसे तो हमारा धंधा और जल्दी डूब जाएगा। वही तो मुसीबत है मंजू, वो हमसे भी आधे दाम पर माल बेच रहा है और गांव वालों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करता है कि लोग उसे अपना मसीहा समझने लगे हैं। अगर यही हाल रहा तो हमें अपनी दुकान हमेशा के लिए बंद करनी पड़ जाएगी। सुनिए, मेरे दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया है। सीधे रास्ते से तो वो नहीं मानेगा। आज रात जब वो सो रहा होगा, तुम चुपके से उसकी रसोई में घुस जाना। उसकी मोमो वाली चटनी में मुट्ठी भर नमक भर देना और जितने भी मोमो बने रखे हैं उनके अंदर छोटे छोटे कंकड़ घुसा देना। वाह मंजू, क्या कमाल की बात कही है। जब कल गांव वाले उस कड़वी चटनी को चखेंगे और उनके दांतों के नीचे कंकड़ आएंगे तो वो रघु को पीट पीट कर गांव से बाहर कर देंगे। अभी तो गांव में थोड़ी हलचल है। मैं रात और गहरी होने का इंतजार करता हूँ। जब सब गहरी नींद में होंगे तब मैं जाकर उसका काम तमाम कर दूंगा। मंजू की साजिश ने विक्रम को अंधा कर दिया था। जहां रघु अपनी दिन भर की मेहनत की थकान मिटाने के लिए गहरी नींद में सोया था, वहीं विक्रम साई की तरह उसकी रसोई में दाखिल हुआ। वो पूरी तरह बेखबर था कि उसकी ईमानदारी और पवित्रता के साथ खिलवाड़ होने वाला है और बड़ी चालाकी से खाने में मिलावट के काम को अंजाम दिया। उसने अपना गंदा काम इतनी सफाई से किया कि सुबह किसी को शक तक न हो सके। ले रघु, खा अपनी ईमानदारी का फल। कल जब ये गांव वाले तुझे जलील करेंगे तब तुझे पता चलेगा कि विक्रम से टक्कर लेने का अंजाम क्या होता है। अब तेरा खेल खत्म। विक्रम ने सोचा कि उसकी इस नीच हरकत को देखने वाला कोई नहीं है। वो अपना काम करके अंधेरे में ओझल हो गया, लेकिन वो नहीं जानता था कि गांव का एक शख्स उसे देख चुका है। साजिश तो हो चुकी थी, लेकिन अभी साजिश किसे बर्बाद करेगी ये तो कल की सुबह ही बताएगी।
नई सुबह के साथ रघु ने अपना ठेला लगाया। उसे अंदाजा भी नहीं था कि रात के अंधेरे में उसकी ईमानदारी के साथ कितनी बड़ी साजिश हुई है। रघु ने मुस्कुराते हुए आज की पहली प्लेट उस बुजुर्ग के हाथ में थमा दी। गांव वाले भी बड़े चाव से रघु के मोमो का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उस आदमी ने पहला मोमो मुंह में डाला और उसे चबाने की कोशिश की, उसे अपने दांतों के नीचे बहुत तेज और चुभने वाले कंकड़ महसूस हुए। अरे ये क्या है रघु, 2-4 दिन तुम्हारा काम अच्छा क्या चल गया, तुमने तो लोगों की जान के साथ खेलना शुरू कर दिया। तुम खाने में कंकड़ और इतना नमक मिला रहे हो। नहीं काका, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने तो कुछ नहीं किया। मैं तो हर दिन की तरह ही पूरी मेहनत से ये मोमो बनाकर लाया हूँ। मैं भला आपकी प्लेट में कंकड़ क्यों डालूंगा? झूठ मत बोलो, हमारी मेहनत की कमाई से तुम हमें पत्थर खिला रहे हो। भाइयों ये देखो, ये 50 रुपए के लालच में हमें कंकड़ खिला रहा है। क्या तुम पूरी जिंदगी खिचड़ी खाना चाहते हो? अगर ये खाया तो एक एक दांत टूट जाएगा। इसके मोमो कोई मत खाओ। चलो सरपंच जी के पास, इसका फैसला वहीं होगा। हाँ, हम पत्थर खाने के लिए पैसे नहीं देते। चलो सरपंच जी के पास। आज इसकी दुकान और इसकी ये चालाकी दोनों बंद करवाकर ही दम लेंगे। भीड़ में गुस्सा फैल चुका था और रघु की एक न सुनी गई। गांव वाले गुस्से में एक साथ रघु को लेकर सरपंच जी के पास निकल पड़े। गांव की पंचायत बैठ चुकी थी। रघु की आंखों में आंसू थे और उसका भविष्य अब सरपंच जी के हाथों में था। पूरा गांव उसकी ईमानदारी पर शक कर रहा था, जबकि असली गुनहगार भीड़ में छुपकर अपनी जीत का जश्न मना रहा था। सरपंच जी, ये रघु हमें खाने में पत्थर खिला रहा है। आज सुबह जैसे ही मैंने इसका मोमो चबाया, मेरे दांतों के नीचे कंकड़ आ गए। इसकी चटनी इतनी कड़वी और नमकीन है कि कोई इंसान उसे खा ही नहीं सकता। इसने हमारी सेहत और पैसे दोनों के साथ खिलवाड़ किया है। रघु, क्या ये सच है? पूरे गांव ने तुम्हारी ईमानदारी की मिसाल दी थी, फिर तुमने ये नीच काम क्यों किया? क्या तुम्हें अपनी सफाई में कुछ कहना है? सरपंच जी, मैंने कोई मिलावट नहीं की। मैंने ये मोमो अपनी पूरी ईमानदारी और मेहनत से बनाए थे। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि ये कंकड़ और इतना नमक इसमें कैसे आए। मैं निर्दोष हूँ सरपंच जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं निर्दोष हूँ। सब चोर यही कहते हैं, जब कंकड़ तुम्हारी प्लेट से निकले हैं तो तुम निर्दोष कैसे हुए? सरपंच जी, इसे सजा मिलनी चाहिए। तभी भीड़ में हलचल हुई और कुछ ही देर बाद एक शख्स सबके सामने निकल कर आया। हाँ सरपंच जी, मैं हूँ गवाह। कल रात जब मैं दावत से वापस लौट रहा था तो काफी अंधेरा हो चुका था। जब मैं रघु के घर के पास से गुजरा तो मैंने उसकी खिड़की से अंदर रोशनी देखी। जब मैंने पास जाकर झांका तो मुझे जो दिखा उसने मेरे होश उड़ा दिए। विक्रम, कहाँ भाग रहे हो? सामने आओ। विक्रम, जो अब तक भीड़ में छुपकर रघु की बर्बादी का इंतजार कर रहा था, अब कांपते हुए पैरों से सरपंच के सामने आकर खड़ा हो गया। सरपंच जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। रघु की वजह से मेरा सालों का धंधा डूब रहा था। लोग मेरे पास आना बंद हो गए थे। बस इसी जलन में आकर मैंने ये सब किया। मुझे माफ कर दीजिए, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। चुप रहो विक्रम। जलन में आकर तुमने पूरे गांव की जान जोखिम में डाली और एक मासूम को फंसाने की कोशिश की। तुम्हारी सजा यह है कि आज से तुम इस गांव में कभी भी अपना ठेला नहीं लगाओगे और रघु के आज के नुकसान की पूरी भरपाई तुम्हें अभी करनी होगी। चंदनपुर में तुम्हारे जैसे धोखेबाज के लिए कोई जगह नहीं है। आज साजिश हार गई और रघु की सच्चाई जीत गई। चंदनपुर ने ये देख लिया कि झूठ का अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, सच के उजाले को रोक नहीं सकता और ईमानदारी के बुनियाद को कोई हिला नहीं सकता।